Scalar or dot product is a very important topic for class 12th. Also easy to score the marks in this topic. मार्क्स हासिल करना इसमें आसान है बशर्ते सही कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। तो एक्चुअली स्केलर और डॉट प्रोडक्ट समझने के पहले आपको वेक्टर का बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम पहले बैकग्राउंड समझेंगे कि आखिर हमें वेक्टर में क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लूंगा, ज्यादा टाइम लूंगा, आई विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज बत्रा, वेलकम टू माय चैनल बत्रा क्लासेस झांसी। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेक्टर कैसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीजें होती है उसे हम वेक्टर कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? रिप्रेजेंटेशन सपोज करो हमने कुछ ऐसा बना दिया तो ये वेक्टर बन गया हमारा। अगर हमने टिप लगा दिया तो ये वेक्टर को डिनोट करने लगा और ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी। इसको लिखा कैसे जाएगा? ए बी, उसके ऊपर वेक्टर का साइन। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखना चाहो, कैपिटल में आप ऐसे भी लिख सकते हो लाइक दिस। स्मॉल लेटर में लिखना चाहो तो कोई एक सिंबल दे दो, स्मॉल ए, एरो का साइन लगा दो और अच्छा है। अच्छा क्या लगा नहीं पड़ेगा, आप ऐसा लगा सकते हो। कई बुक्स में यूं बोल्ड भी कर दिया जाता है ना। तो ये सब वेक्टर के मेथोडोलॉजी है, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। अब जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज इंक्लूड है। लेकिन अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी वेक्टर, उसके आगे लगा देंगे मॉड का साइन। तो मॉड का साइन सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि ये कितना मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर ऐसा लिख दिया, ये वेक्टर लिख दिया, ऐसा लिख दिया, स्मॉल लेटर में ये लिख दिया, ऐसा लिख दिया, या फिर कुछ मत लिखो, एरो का साइन भी मत लगाओ, तो ये ओनली क्या देने लगेगा? मैग्नीट्यूड देने लगेगा। तो ये वेक्टर को लिखने का मेथोडोलॉजी हो गया। अब समझते हैं कि वेक्टर में कौन कौन से लॉ लगते हैं। सिंपल, आप लॉ ऑफ ट्राइंगल ज्यादातर यूज करोगे। लॉ ऑफ ट्राइंगल कहां से आया इसको भी समझना जरूरी है। सपोज करो कोई एक पर्सन यहां से यहां किसी वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई वेक्टर ए बी है। अब नेक्स्ट वेक्टर बी से इनिशिएट होना चाहिए। ध्यान रखना, ए से बी पे फिनिश, बी से सी पे, बी से सी नेक्स्ट वेक्टर। तो कम से कम ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 वेक्टर तो होने चाहिए। एक वेक्टर तो थोड़ी काम चलेगा। तो हमने ए बी और बी सी 2 वेक्टर ले लिए। हमने पूछा इनका रिजल्टेंट क्या है। तो रिजल्टेंट देखो क्या आएगा, हम ए से सी की तरफ इसको मिला देंगे लाइक दिस। ए से सी की तरफ मिला दिया। तो याद रखना है, अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 2, इसको पॉइंट नंबर 3 मार्क कर दूं, तो हमें ध्यान रखना है कि 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 2 से 3 की तरफ जाएंगे, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 1 से 3 की तरफ जाएगा, 3 से 1 की तरफ नहीं आएगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो घूम के साइक्लिक हो जाएगा तो 0 वेक्टर हो जाएगा। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर सपोज करो हम इसमें अगर हम ऐसे लिखें, ए सी ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इट इज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स ए बी प्लस बी सी। अगर मैं इसे स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर बी लिखूं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर को कैपिटल आर लिख दूं या स्मॉल आर लिख दूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ ए प्लस बी। ये 2 वेक्टर का सम हो गया। एक चीज ध्यान रखना है, जब मैं बात कर रहा हूं वेक्टर सम की, वेक्टर सम, तो वेक्टर सम कहता क्या है हमसे? वेक्टर सम हमें यह कहता है कि 2 वेक्टर क्वांटिटीज का सम वेक्टर है, मतलब इट विल इंक्लूड बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही इंक्लूड करेगा वेक्टर सम। लेकिन इसको देख के ना तो हमें मैग्नीट्यूड का पता चलने वाला है और ना ही हमें डायरेक्शन का पता चलने वाला है। यह हमें एक रफ आइडिया देता है कि भाई इन दोनों के रिजल्टेंट का आउटपुट ये है। बस इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मतलब आर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, लेकिन
ये हमें ना तो मैग्नीट्यूड बता रहा है ना डायरेक्शन बता रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसी के साथ समझ लेते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ना। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या समझना है आपको, एक पॉइंट पे अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो लाइक दिस, ए बी और ये ए सी, दो वेक्टर, याद रखना वहां पर कंसेक्यूटिव थे, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ। अभी एक पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, तो अब हम इन दोनों का सम कैसे निकालें? कंसेक्यूटिव का तो सीख गए, इसका सम कैसे निकालें? तो इसके लिए आपको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए इक्वल वेक्टर्स की। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। ध्यान रखना, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सपोज करो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, दोनों की देखो लेंथ सेम है, तो हम क्या कहेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल तब हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। इस डेफिनेशन का यूज करके, इसको इस्तेमाल करके हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। हम जानते सिर्फ लॉ ऑफ ट्रायंगल ही है, लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमें बनाना पड़ा, लेकिन उसकी वजह यहीं से निकल के आती है। अगर मैं एसी के पैरेलल में एक वेक्टर ले लूं, एडी बीडी सॉरी, इसके जस्ट पैरेलल ले लिया, और एबी के पैरेलल हमने ये वेक्टर ले लिया सीडी। अब हम क्या कह सकते हैं कि आई एम यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर। इसके जस्ट इक्वल है ना, देखो पैरेलल है और सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, ये देखो इसके पैरेलल है, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये पैरेलल में आ गया। इक्वल सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। सपोज ये स्मॉल लेटर ए से लिखा, ये स्मॉल लेटर बी से लिखा, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा और ये भी वेक्टर ए हो जाएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। अब क्या करेंगे, हम इनका रिजल्टेंट निकालना है, हम लॉ ऑफ ट्रायंगल की तरफ ही घुसेंगे। लॉ ऑफ ट्रायंगल समझो, ए से बी, बी से सी, बी से डी, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स है, यहां से यहां हमने इनको मिला दिया रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, ए बी और दिस वन बी डी, इन दोनों का सम ए प्लस बी आएगा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से डी की तरफ होगा, यानी फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर थर्ड वेक्टर, तो रिजल्टेंट फर्स्ट से थर्ड की तरफ होता है। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं ए बी डी, तब हम कहेंगे दिस इज ए प्लस बी, और अगर हम ये ट्रायंगल देखेंगे ए सी डी, तो हम कहेंगे बी प्लस ए। तो क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए अलग होगा? नहीं होगा। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर जो पैरेललोग्राम लॉ बना रहे हैं, वो लॉ ऑफ ट्रायंगल का ही थोड़ा सा हायर वर्जन है और इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन को यूज करके बनाया गया है। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दीज आर बेसिक्स ऑफ वेक्टर। तो पहले आप क्या करिए, इस चीज को कॉपी कीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम जैसे जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट निपटा लेंगे, देन स्केलर डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आप लोगों को। देन टेक एन स्क्रीनशॉट प्लीज। अब समझते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर को। देखो बच्चों, पोजीशन वेक्टर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, हर जगह ये आपको अटका देता है। सबसे पहले समझते हैं पोजीशन वेक्टर। एक प्रैक्टिकल बात पूछता हूं कि बताओ, मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है, कुछ भी मान लो, पी मान लो, मैंने पूछा बताओ ये पॉइंट पी इस बोर्ड पर कहां सिचुएटेड है, कहां सिचुएटेड? तो दूर बैठा बच्चा क्या बोलेगा, सर ये यहां से लेफ्ट कॉर्नर से ज्यादा करीब है और राइट कॉर्नर से ज्यादा दूर है। कुछ ना कुछ अपना एक फ्रेम बनाएगा और फ्रेम के अकॉर्डिंग बताएगा कि ये कहां पर है। तो जब हम किसी पॉइंट की पोजीशन बताना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए कोई एक फ्रेम चाहिए। सपोज करो मैंने बोला कि ये कोई प्लेस है, यहां से एक फिक्स प्लेस ए है, यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? तो आपने ए को क्या कर दिया, एक रेफरेंस फ्रेम बना दिया और बोला सर दिस इज द रेफरेंस फ्रेम और यहां से इतनी डिस्टेंस पर है, इस डायरेक्शन पर है। तो आप किसी भी चीज की लोकेशन बताना चाह रहे हो, तो आपने एक रेफरेंस फ्रेम ऐड किया। तो ध्यान रखना है, रेफरेंस फ्रेम आप क्या ले रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग किसी की पोजीशन बताई जाएगी। ये एक पॉइंट है,
ठीक है ना। अब मान लो आपने रेफरेंस फ्रेम यहां ले लिया, तो आप कहोगे सर पोजीशन वेक्टर ये है। आपने रेफरेंस फ्रेम यहां सेट किया, तो आप कहोगे रेफरेंस फ्रेम ये है। तो आप कहां से बताना चाह रहे हो, कहां से बताना चाह रहे हो किसी भी वेक्टर की पॉइंट की पोजीशन, तो रेफरेंस फ्रेम जहां आपने अज्यूम किया होगा उसी के अकॉर्डिंग पोजीशन बताएंगे। अब समझते हैं कि सपोज करो ये पॉइंट P है और मैंने ये रेफरेंस फ्रेम सेट कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है जहां से मैं इसकी पोजीशन को बताना चाहूंगा। तो मैं क्या कहूंगा कि सर O से P को मिला दिया और ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो ध्यान रखना, जब हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे कि किसी का पोजीशन वेक्टर बताओ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट होता है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर नहीं होता। किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर नहीं होता। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताया जाता है। अब इसे आप किसी भी लेटर से लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर आर से लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कि आप इसको क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर मैं एक से ज्यादा मल्टीपल पॉइंट्स ले लूं, सपोज करो मैंने एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट Q ले लिया, ठीक है, और मैंने ये रेफरेंस फ्रेम सेट कर दिया। अब मैं पूछूं बताओ P का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड OQ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो 2 हो या 10 हो, आप किसी का भी पोजीशन वेक्टर आराम से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन क्या है समझना पहले। क्वेश्चन ये है, कैन एनी वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। मतलब क्या किसी एक वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आंसर है यस। क्या मतलब है इस सेंटेंस का, सपोज करो हमने कोई एक वेक्टर ए बी ले लिया, ठीक है। अब ए बी वेक्टर ले लिया, तो देखो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है, तो ये 2 पोजीशन ही ना, उनको मिलाया तभी तो वेक्टर बना। तो हमने कहा कि भाई एक रेफरेंस फ्रेम मान लिया, तो अगर मैं कहूं ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आपने इसको मिला दिया ओ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आपने क्या मिला दिया ओ बी। तो आपने किसी वेक्टर के दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट को किसी रेफरेंस फ्रेम ओ के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने ए और बी की पोजीशन बता दी। अब बोला गया क्या हम इसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं लगा सकते, वो तो हम सीखे ही है वेक्टर में, और सीखे क्या है अभी तक हम, तो लगाओ लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल पता है ना कैसे लगता है, एक वेक्टर जहां जाके खत्म हो, दूसरा वेक्टर वहां से इनिशिएट होना चाहिए, एंड देन फर्स्ट टू थर्ड यू विल गेट द रिजल्टेंट। सो व्हाट, ओ ए ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, प्लस ए बी नेक्स्ट वेक्टर इज इन द सम इज ओ बी, दैट इज ओ बी। सो ओ ए प्लस ए बी गिव्स यू ओ बी। ये हमने सिर्फ लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाया और कुछ नहीं किया। अब मुझे फाइंड करना है ए बी, तो मैं ए बी को क्या लिखूंगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये जो हमने फाइंड किया ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ये क्या है, एनी वेक्टर ए बी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ध्यान रखना, अगर मैं किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर्स में लिखने की बात बोलूं, तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पीछे वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आगे वाला विद रेस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस फ्रेम, जो हमने ओ अज्यूम किया, ओरिजिन के अबाउट हमने इसको बता दिया। सपोज करो हमने कोई एक वेक्टर लिख दिया पी क्यू, दिस वन, ये मिला दिया। अब मैंने ऐसे लिख दिया पी क्यू, तो मैं पूछता हूं व्हाट इज पी क्यू, तो भाई पी क्यू आप बताओ ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पीछे वाला कौन है, क्यू, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आगे वाला कौन है, पी। अब किसके रेफरेंस में, तो जो आपने रेफरेंस पॉइंट माना है वो क्या माना है, ओ माना है, तो हम क्या कहेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी। हमने ओ को रेफरेंस फ्रेम माना, पीछे में से आगे का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दिया। सपोज करो मैंने एक वेक्टर ले लिया आर एस, और हमने कहा इसका पोजीशन, वो बताओ क्या पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में इसको कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। अब एस का पोजीशन वेक्टर जो आप रेफरेंस फ्रेम मान लो, जरूरी नहीं कि आप ओ माने। सपोज करो आपने ए रेफरेंस फ्रेम माना, ए पॉइंट को रेफरेंस फ्रेम माना, तो क्या लिखोगे आप
ए एस माइनस ए आर। अगर आपने रेफरेंस फ्रेम कुछ टी माना होता तो क्या लिखते, टी एस माइनस टी आर। अगर आपने रेफरेंस फ्रेम ओ माना तो आप क्या लिखोगे, ओ एस माइनस ओ आर। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम, किसी भी एक वेक्टर को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैं फिर वही एक बात रिपीट करूंगा कि आपने ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखा। पोजीशन वेक्टर सिर्फ एक रफ आइडिया देता है, फेयर आइडिया नहीं देता कि हमने बता दिया ये इसका पोजीशन वेक्टर है, बट एग्जैक्टली कहां है, एग्जैक्टली कहां है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल सही लोकेशन थोड़ी बता रहे हैं। आपने बोला पी का पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में ये, क्यू के रेस्पेक्ट में ये, आर के रेस्पेक्ट में ये, बट वेयर इट इज एक्चुअली सिचुएटेड, ये एक्चुअली कहां है। तो एक्चुअली अगर इसकी सिचुएशन बतानी है तो हमें उसके लिए पहले यूनिट वेक्टर को समझना पड़ेगा, तब हम किसी पोजीशन वेक्टर की एग्जैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। यूनिट वेक्टर वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। एक्चुअली मैंने ये देखा है इतने सालों से पढ़ाते हुए, 11th से 12th में बच्चा आ जाता है पर एग्जैक्टली उसके दिमाग में पिक्चर नहीं बन पाती कि यूनिट वेक्टर एक्चुअली है क्या और क्यों लिया गया। ठीक है, तो मैं आज आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि यूनिट वेक्टर आखिर भला क्या है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या भला है। पहले तो इसके नाम पे जाओ, यूनिट वेक्टर। संसार की सारी चीजें एक यूनिट से स्टार्ट की गई हैं। अगर हमें 4 मीटर कपड़ा लेने जाना चाहिए, जाना है तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि 1 मीटर कितना है। अब 1 मीटर कितना है तो मैं क्या 1 मीटर इतना मानूं या इतना मानूं। अगर सब अपने घर से 1 मीटर बना के आने लगे तो फिर तो मैं तो बहुत बड़ा 1 मीटर लेके जाऊंगा अपना दुकानदार के पास, कहूंगा साहब आधा मीटर कपड़ा दे दो, तो सोचो कितना कपड़ा दे देगा। तो क्वेश्चन ये है कि पहले हम एक किसे माने। ठीक है ना, जब हम एक मानेंगे तब हम 2 की, 3 की और 4 की बात करेंगे। तो जब तक एक हमारे दिमाग में नहीं है तब तक हम आगे की बात नहीं करेंगे। तो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, और ये एक मैग्नीट्यूड आप अपनी स्केल के अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि आपने अपनी स्केल पे एक किसको माना। ठीक है, दूसरा इसमें डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, क्योंकि हमने वेक्टर वर्ड ऐड कर दिया ना इसमें। सो यूनिट और वेक्टर 2 पार्ट हो गए, जिसका मैग्नीट्यूड 1 और जिसमें डायरेक्शन भी हो। अब बात कर लेते हैं कि हम किसे मैग्नीट्यूड 1 तो मान ले और डायरेक्शन कौन सी यूज करें। तो हम स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड, तो हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लिया कि मैंने एक यूनिट एक्स एक्सिस पे ले लिया और एक यूनिट मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। अच्छा देखो ये एरो का साइन लगा रहा हूं ना, तो मैं ये इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं। यहां पर अगर मैंने ले लिया एक वेक्टर है ना, ये 1। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अकेला 1 लिखता हूं तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है या जेड एक्सिस के अलोंग है। तो हमें इनके सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। सिंबल चेंज करने के लिए हमने आई जे के ले लिया। तो हमने आई ले लिया, जे ले लिया और के ले लिया, 3 लेटर्स के लिए। ये हमने एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए। अब अगर हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन ना लगाएं तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि वेक्टर तो हमें उसमें बताना पड़ेगा ना कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं इसे सिंपल वेक्टर लगाता हूं, सिंपल वेक्टर का साइन लगाता हूं, तो प्रॉब्लम ये है कि हम फिर जनरल वेक्टर से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसमें स्पेशल फीचर क्या है भाई, सपोज करो मैं ए वेक्टर, ए के ऊपर वेक्टर का साइन लगाता हूं तो मैं ये तो बोल सकता हूं कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये नहीं कह सकता। मैं तो इसे सिर्फ वेक्टर कह सकता हूं ना। तो मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए मुझे इसके ऊपर वेक्टर का साइन जो एरो लगाते हैं वो चेंज करना पड़ेगा। जब हम चेंज करेंगे तभी तो कहेंगे कि यार इसमें कोई स्पेशल फीचर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमने क्या किया, इसको टोपी पहना दी, और टोपी को बोलते हैं कैप। तो कैप बना दिया। तो कैप का मतलब ये हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो गया और डायरेक्शन भी हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
जेड एक्सिस की यूज कर लिए। तो इसलिए कैप वर्ड का मतलब होता है वेक्टर जो कि यूनिट मैग्नीट्यूड का है। तो अब हम इससे एक बात सीख रहे हैं कि अगर सपोज करो हमने आई कैप लिखा तो ये क्या दो चीजें देगा। नंबर एक मैग्नीट्यूड जो कि 1 होना चाहिए, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन यूज कर रहे हैं हम, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो दो चीजें हमने इसमें अचीव कर ली। तो हम इसको ये जो 1 लिखा है इसको हम चेंज करके क्या लिख देंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इस तरह से हमने एक नया रेफरेंस फ्रेम ऐड कर दिया। अगर मैं एक्स की निगेटिव डायरेक्शन लेना स्टार्ट कर दूं तो इस निगेटिव डायरेक्शन को बोलूंगा माइनस आई कैप, और जेड की वाई की निगेटिव डायरेक्शन को माइनस जेड कैप, जे कैप, और इसकी डायरेक्शन को, इसको चलो माइनस कर देता हूं, इसको प्लस कर देता हूं, वो तो आपकी इच्छा है, आपने जैसा रेफरेंस फ्रेम सिलेक्ट किया हो। तो मैंने इसको के कर दिया, इसको माइनस के कर दिया। तो याद रखना पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस आई कैप, निगेटिव डायरेक्शन माइनस आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव जे कैप, निगेटिव माइनस जे कैप, जेड के अलोंग पॉजिटिव के कैप और निगेटिव माइनस के कैप। तो ये एक रेफरेंस फ्रेम अपना सेट कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं असली डायरेक्शन पे, असली इसकी डेफिनेशन पे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। सपोज करो मैंने एक ये वेक्टर ए लिया, ठीक है, क्या मैं किसी भी वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं? ध्यान देना है, क्या मैं किसी भी एक वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है मैं एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, पर हमें इसे समझना पड़ेगा। सपोज करो कि ये 10 यूनिट का कोई एक वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। अब मुझे इस 10 को 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैं 10 को 1 में कैसे कन्वर्ट करूंगा? साथ में ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन वही बनी रहे जो इसकी एक्चुअली है। तो इसमें 10 इसका मैग्नीट्यूड है, प्लस इसमें क्या है बोलो, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड 10 है और इसकी डायरेक्शन भी है किसी वेक्टर में। अगर मैं 10 में 10 का डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो डिवाइड करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, 1 में, प्लस डायरेक्शन तो वही मेंटेन रहेगी ना जो उसकी है एक्चुअली। तो क्या हुआ, एक सिंपल वेक्टर जो है कोई भी किसी भी मैग्नीट्यूड का हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि उसका मैग्नीट्यूड देखो अपने आप 1 हो गया और डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका मतलब किसी भी वेक्टर में, ये पूरा वेक्टर है, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दे तो वो एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने स्पेशल सिंबल क्या ले लिया, कैप ले लिया। तो हमने क्या किया इसको, एनी वेक्टर व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू यूनिट वेक्टर। कोई भी एक सिंपल वेक्टर जिसमें उसमें आपने मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया वो एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले मैं आइडियल और स्टैंडर्ड वेक्टरों की बात कर रहा था, आई जे की बात कर रहा था, अब मेरे दिमाग में आ गया कि मैं किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं। इस फॉर्मूले को एक और नजरिए से देखना भी बहुत जरूरी है। वो नजरिया क्या है कि अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज करो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। अब मैंने क्यों बोला कि इस फॉर्मूले को ऐसे देखो और ऐसे समझो। देखो ये मैं ले रहा हूं मैग्नीट्यूड, क्या ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड, ये मैं ले रहा हूं यूनिट वेक्टर। यानी कि किसी भी एक मैग्नीट्यूड में अगर मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्वांटिटी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी मैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड मैंने स्केलर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे उसमें क्या कर देना चाहिए, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। सपोज करो ये 3 लिखा हुआ है, अब ये स्केलर क्वांटिटी है और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं किसी भी सॉरी वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो मैं किसी भी एक यूनिट वेक्टर में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। सपोज करो मैंने इसमें आई कैप का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका रेफरेंस फ्रेम है कि आप किस यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो वो उसी में ही वेक्टर में कन्वर्ट होगा। अगर आपने आई का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर में कन्वर्ट हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 टाइम्स, क्योंकि यूनिट वेक्टर का 3 टाइम्स कर दिया और वेक्टर है तो डायरेक्शन भी दे रहा है। तो सपोज करो ये कोई वेक्टर आर हो गया हमारा, और ये जो वेक्टर आर हो गया ये अलोंग क्या है आपका बोलो, एक्स
एक्सिस, क्योंकि हमने रेफरेंस फ्रेम क्या लिया, आई कैप। हम डेफिनेशन तो वही यूनिट वेक्टर की यूज कर रहे हैं भाई। अगर मैं सपोज करो 3 में यूनिट वेक्टर आई कैप का मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं किसी वेक्टर ए कैप का मल्टीप्लाई करता, तो क्या अब ये क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो गई? बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई भाई। आपने क्या सीखा कि किसी के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जैसे ही आपने ए कैप का मल्टीप्लाई किया तो दिस 3 जो मैग्नीट्यूड था हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी एंड जस्ट गिव इट एन ए सिंबल वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर ए है ये किसके डायरेक्शन में, ये तो समझ में आ रहा था कि अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो ये कहां होना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। तो ये वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर में का मल्टीप्लाई करने से कन्वर्ट हो गया, वो एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये जो भी आपने वेक्टर ए अज्यूम किया है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर जो है हमारा मल्टीप्लाई करने से वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो यूनिट वेक्टर का बेस आना जरूरी है, क्योंकि आप समझो स्केलर प्रोडक्ट हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, कहीं भी घुस जाओ, यूनिट वेक्टर के बगैर तो काम चलने ही नहीं वाला, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हम पोजीशन वेक्टर समझ गए, यूनिट वेक्टर समझ गए, अब आपस में इनकी क्या कनेक्टिविटी है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। सपोज करो मैंने फिर से वही बात बोली कि ये एक पॉइंट पी है और पूछा कि ये बताइए बोर्ड पर कहां है, तो आपने कहा सर रेफरेंस फ्रेम तो मानो, क्योंकि आपने हमें पोजीशन वेक्टर तो सिखा दिया बिल्कुल सही है। सपोज करो आपने एक रेफरेंस फ्रेम, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा हूं अभी, कि आपने एक्स और वाई एक्सिस को आपने कहीं पे भी अपना एक रेफरेंस फ्रेम अज्यूम कर लिया। अब इसको मान लिया ओ पॉइंट, तो यहां से मिला है आपका क्या हो गया पॉइंट, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओपी, बिल्कुल सही बात है, ओपी या फिर आर वेक्टर लिख दिया। बट इट डज नॉट गिव एन आइडिया वेयर इट इज सिचुएटेड, एक्चुअली कहां है, तुम कहां से बता रहे हो कि ये कहां है भाई, तुमने जो भी अपना रेफरेंस फ्रेम बताया वहां से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। तो दिस वन डज नॉट गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पी। तो एग्जैक्ट लोकेशन देखो हम कैसे समझेंगे। सपोज करो अभी मैंने रेफरेंस फ्रेम 2D में बता रहा हूं, यहां से मैं 3 स्टेप्स एक्स एक्सिस के अलोंग गया। अब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग गया तो हम इसे, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे 3 आई कैप, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, दोनों चीजें बताई ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट मैग्नीट्यूड गया, आई कैप का मल्टीप्लाई करती है किसमें कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में, तो मैंने ये वेक्टर का साइन लगा दिया। अब मैं गया 1 2 3 4 ऊपर की तरफ 4 स्टेप्स गया वाई एक्सिस के अलोंग यहां से, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि मैं ऊपर गया कि नीचे गया, 4 स्टेप तो गया, ऊपर या नीचे, तो ऊपर या नीचे बताने के लिए आपने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने क्या कर दिया, इसको बोल दिया 4j कैप, तो ये 4j कैप हो गया, तो ये हम ऊपर गए तो ये एरो का साइन अपवर्ड डायरेक्शन को j कैप ले लिया। अब मैंने पूछा बताओ ओपी वेक्टर क्या है, तो हम तुरंत क्या लगा देंगे इसमें, लॉ ऑफ ट्राइंगल, क्या लगा देंगे तुरंत, लॉ ऑफ ट्राइंगल। अब लॉ ऑफ ट्राइंगल पता है क्या होता है, यहां से यहां जाओ, फिर दूसरा वेक्टर यहां से यहां, कुछ भी इसको मान लो, क्यू मान लो, ओ से क्यू की तरफ गए, क्यू से पी की तरफ गए, तो रिजल्टेंट कहां से कहां, ओ से पी की तरफ, तो हम क्या कर देंगे, ओ पी वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, दैट इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये हमारा ओपी वेक्टर आ गया या फिर आर वेक्टर आ गया। तो समझो अब मैं क्या बता पा रहा हूं, अब पहले से थोड़ी सी फिनिशिंग हो गई। कैसे फिनिशिंग, पहले तो मैं यही बता रहा था ना कि पी का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन जैसे ही आपने ये लिख दिया आप फिनिशिंग बताने लगे, सर जो मैंने रेफरेंस फ्रेम माना है वहां से 3 स्टेप्स आप पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर चले जाओ और पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई में इधर चले जाओ, तो एग्जैक्टली यू आर टेलिंग द रियल पोजीशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू योर ओन रेफरेंस फ्रेम, जो भी आपने रेफरेंस फ्रेम ओ माना उसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली बात समझ में आ रही है। अब मैं अगर बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ओपी, तो देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या बोलूंगा, ओपी का मैग्नीट्यूड या फिर मॉड ऑफ आर इक्वल टू, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या आ जाएगा, बोलो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आंसर आ गया 5, 25 का अंडर रूट, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, तो इससे हम एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे हम
दो वेक्टर ले मतलब 2 डायमेंशन ले, या एक डायमेंशन और ऐड कर दे z एक्सिस 3 डायमेंशन, क्योंकि ये पॉइंट अगर हवा में है तो ये x के अलोंग भी गया, y के अलोंग भी गया और z के अलोंग भी आया, तो तीनों एक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर तो मैं बोर्ड पे आपको 2 डायमेंशन बना के दिखाया। तो अगर मैं किसी वेक्टर ओपी का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं और अगर रेफरेंस फ्रेम में कुछ इस टाइप से ले लूं, देखो x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। अब ये कोई पॉइंट हवा में है, आपको बोर्ड पे दिखेगा x और y के बीच में मतलब है नहीं, फिर बोल रहा हूं मैं x की तरफ गया, y की तरफ गया और बिल्कुल सामने की तरफ z एक्सिस की तरफ आ गया, तो मैं इसको पॉइंट P को कैसे लिखूंगा? अगर मुझे फिनिशिंग पोजीशन लिखनी है, पोजीशन वेक्टर की एक्चुअल लोकेशन बतानी है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ओपी वेक्टर को क्या बोलूंगा? ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, कुछ में स्टेप चला x इसकी तरफ तो इसको मैं बोलूंगा एक्स आई कैप, कुछ स्टेप चला मैं y की तरफ वाई जे कैप, और कुछ चला मैं z की तरफ तो आ जाएगा z के कैप। तो ऐसे में कुछ z के कैप चला गया होगा, ये दिस वन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड z के कैप। क्या किया ओपी ने? ओपी वेक्टर जो हमारा आया वो अब पोजीशन वेक्टर पी की बता रहा है, लेकिन जैसे ही हमने आई जे के को इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा विद रेस्पेक्ट टू आवर ओन रेफरेंस फ्रेम ओ। तो अगर मैं कहूं इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कोई वेक्टर, अब हम पोजीशन वेक्टर को किसी भी वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड बहुत आराम से निकाल सकते हैं, यहां भी यही किया था। फिर वही क्वेश्चन है, क्या मैं इस ओपी वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं? मैंने बताया था कि मैं किसी भी वेक्टर को पोजीशन यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं उस वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड का क्या कर दूं? डिवाइड। तो वो कोई भी एक वेक्टर हो उसमें मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूनिट वेक्टर में। अगर ये हमारा वेक्टर आर है और ये आर का मॉड है, तो बताओ ये यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट होगा? आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। मतलब मैं एपी को ही एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके उसको अपना रेफरेंस फ्रेम बना लूं। फ्यूचर में मुझे जब जैसा इस्तेमाल करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? आर कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा यूनिट वेक्टर में। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब देखो कैसे पोजीशन वेक्टर के पिछले कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स होने वाले हैं। सपोज करो मैंने 2 पॉइंट या कोई एक वेक्टर ले लिया ए बी, ठीक है, और चूंकि हमने रेफरेंस फ्रेम ओ ले लिया, अब पोजीशन वेक्टर मतलब हमेशा पॉइंट का होता है, किसी वेक्टर का तो होता नहीं है। तो इस पॉइंट को इस रेफरेंस फ्रेम पे हमने कुछ ले लिया 2, 3, -1, तो हमने इसको मिला दिया तो ये हो जाएगा OA। तो OA वेक्टर कितना हो गया हमारा? बोलो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। शॉर्टकट में ऐसा लिखा जाता है, ये i ये j ये k, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो B का पोजीशन वेक्टर कुछ ले लो 4, -1, 3। तो B का पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया? OB इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये 3k कैप। तो हमने क्या कर दिया? पोजीशन वेक्टर बी का बना दिया, ये पोजीशन वेक्टर बी का। फिर अब क्वेश्चन आता है कि कैन एनी वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सीखे थे ना कि ए बी वेक्टर, अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर में टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो क्या आ जाएगा हमारा? OB माइनस OA। अब बताओ इसमें से इसको माइनस कर दो सिंपली जैसे हम करते हैं, तो क्या आएगा? बोलो 4 - 2 2i कैप माइनस, पूरा करके दिखा दूं, देखो ये आ जाएगा 4, -1, 3 माइनस ये 2, 3, -1। अब देखो ये क्या आएगा? 4 - 2 2 -1 -3 -4 3, ये साइन चेंज हो जाएगा +1, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4।
तो क्या आ गया हमारा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो समझो अगर हमें किसी वेक्टर के एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो हम उस वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए से। और अगर पॉइंट्स गिवन है रेफरेंस फ्रेम आई जे के रिलेटिव तो हम उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर की आपस में कनेक्टिविटी हो गई। अब आने वाला है मजा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट पूरा इसी पे ही डिपेंडेंट होकर चलने वाला है। देन टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज फर्स्ट। पोजीशन वेक्टर समझ गए, यूनिट वेक्टर समझ गए। अब समझना है हमें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कैसे हम कंपोनेंट करेंगे वेक्टर्स के, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। समझो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, बेस है ये सब वेक्टर के। सपोज करो ये कोई वेक्टर है हमारा ए बी, ठीक है, इसको कुछ नाम दे दिया हमने आर। वेक्टर अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, देखो उल्टा सोचते हैं हम लोग, बिल्कुल रिवर्स में। हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे क्या सीखा था कि एक वेक्टर है ये ए और एक ये वेक्टर है हमारा बी, ठीक है, ए और ये वेक्टर है हमारा बी। तो हमने पूछा इनका रिजल्टेंट क्या है, आपने बोल दिया सर ये है रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में, और ये आर जो आ जाएगा हमारा क्या जाएगा, इट विल बी द सम ऑफ ए प्लस बी। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को आपने फुलफिल करके इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन लगा लगू के निकाल दिया, जो कि वेक्टर फॉर्म था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थी, पर हमें दोनों के बारे में कुछ पता नहीं था कि मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, वो आगे सीखेंगे। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है, क्या बोल रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है, क्या आप इससे उल्टा वेक्टर ए और बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ए और बी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इनको किस एंगल पे निकाल रहे हैं? अगर ये एंगल अल्फा और बीटा है, इस एंगल पे निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, निकालते समय दिक्कत आएगी, इजी वे में नहीं निकलेगा, लेकिन वो आगे के बढ़िया आईआईटी लेवल के लेक्चर में बताएंगे कि कैसे हम किसी अदर एंगल पे भी इसके कंपोनेंट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या सीखेंगे 12th के हिसाब से कि हमें इसके कंपोनेंट तो करने हैं, जैसे हमने आर के कंपोनेंट कर दिए, उल्टा सोचा इसको ए और बी में ब्रेक कर दिया, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसके जो भी कंपोनेंट हो वो 90 डिग्री में रिजॉल्व हो जाए, मतलब दो कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल के बीच में ब्रेक करके फिर कंपोनेंट करना है। तो अब क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करना है, हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करना है, बस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो करना है। सपोज करो ये आपका पॉइंट आ गया बी और ये पॉइंट हमने चेंज करके लिख दिया सी, और ये हमने यहां से यहां इसको मिला दिया इधर, ठीक है, ये डी कर दिया, ये बी सी डी हो गया, ये वेक्टर आर है। मैं कुछ नहीं करूंगा कंपोनेंट करते समय, सिर्फ कहूंगा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, और ये एंगल सपोज करो हमने थीटा ले लिया, तो बताओ हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लगाएंगे बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा बीसी, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा दिस वन। ये हमने आर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, वेक्टर का साइन नहीं लिख रहा, ठीक है, इसको हटा दो क्योंकि मैग्नीट्यूड ही निकालना है कंपोनेंट करते समय। तो बीसी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बोलो आर साइन थीटा। बीसी इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन थीटा। बच्चों कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा क्या आएगा हमारा, बोलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ए बी अपॉन आर, तो ए बी कितना हो गया हमारा, बोलो आर कॉस थीटा। तो ये जो बीसी निकला दिस इज आर साइन थीटा, और ये जो निकला ये हमारा क्या निकला, आर कॉस थीटा। दोनों कंपोनेंट आ गए। अब अगर ये आर साइन थीटा है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो ये भी तो इसके इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, बोलो आर साइन थीटा। ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। हो गया ना कंपोनेंट, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आई। अब इसको आपको क्विक मतलब विद इन अ सेकेंड कंपोनेंट करना है, तो क्या करें, तो विद इन अ सेकेंड अगर आपको कंपोनेंट करना है तो एक गाना याद कर लो, रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया गुंडों में फंस गई, ये इसलिए बोला कि ये एक गाना आया था ना, तो बहुत फेमस गाना है, इस वजह से आराम से याद हो जाता है। रजिया गुंडों में फंस गई का मतलब क्या है कि सपोज करो ये कोई वेक्टर आर है, ठीक है, ये रजिया हो गई, गुंडों में फंस गई मतलब दो गुंडे बनाने हैं जो कि 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। तो हम
एक वेक्टर ऐसे बना देंगे, एक वेक्टर ये ऐसे बना देंगे, और देखो ये रजिया यानी आर, और ये दो गुंडे, इन दो गुंडों के बीच में रजिया फंस गई। तो रजिया दो गुंडों के बीच में फंस गई। अब हम थीटा किसे मान रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने इसको थीटा माना तो जिसके साथ आप थीटा ले रहे हो उसके साथ कॉस चिपका दो, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, आर कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आर साइन थीटा। कितने आराम से कंपोनेंट हो रहे हैं। सपोज करो मैंने ये वेक्टर आर ले लिया, ठीक है, अब हमें गुंडों में फंसाना है तो ये फंसा दिया। अगर मैंने ये थीटा लिया तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है ना। अगर मैंने इधर ले लिया आर, अब बोला इसके कंपोनेंट करो, तो ये हो गई रजिया और ये हो गए दो गुंडे। तो गुंडे, अब मान लो थीटा आप कहां ले रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपने ये थीटा लिया तो ये आर कॉस थीटा, और ये थीटा लिया नहीं लिया तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो जहां थीटा लोगे उसके साथ कॉस चिपका दो। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर आर के 90 डिग्री के बीच में दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज एन इजी टास्क, कोई इतना बड़ा हाई फाई काम नहीं है ये। अब एक चीज और समझ लेते हैं साथ में, कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर। अब कॉलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं इसको समझते हैं। सपोज करो इक्वल वेक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमने कहा था वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, यही तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन थी। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ए ये ले लूं और ये भी मैंने वेक्टर बी लिया, लेकिन डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो बड़ा कौन है इस समय बोलो, बी बड़ा है किससे, ए से। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए, मान लिया कि दुगना है ये, तो b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए। ये 1 टाइम था तो इक्वल वेक्टर कह रहे थे, ये 2 टाइम्स है तो हम इक्वल वेक्टर नहीं कह रहे। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये वेक्टर ए और ये इधर पे मैंने कुछ इस तरफ ले लिया बी वेक्टर, तो मैं कहूंगा बी आज भी डबल है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन तो हम उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन को कैसे ले लेंगे, नेगेटिव। तो क्या कहेंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो समझो इस बात को, पैरेलल ये भी है, पैरेलल ये भी है, सेम सिचुएशन कॉलिनियर में भी क्रिएट की जा सकती है। ये जो वेक्टर ए और बी हम ऐसे बना रहे थे, हम ऐसे बनाने लगते, देखो ऐसे, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो देखो लेंथ में ये हमने थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है ठीक है ना। तो ये कॉलिनियर की कंडीशन है। तो अब भी तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए, बी बड़ा है ए से, डायरेक्शन सेम है, तो ये कंडीशन तो पैरेलल में भी लागू हो रही थी और कॉलिनियर में भी लागू हो रही है। सेम ऐसा यहां भी कर सकते थे कि हम यहां वेक्टर ए बनाते और यहां पर इस पॉइंट पे दुगना साइज का वेक्टर बना देते, तो हम कॉलिनियर में भी तो लगा सकते थे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में बी ट्वाइस है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पैरेलल वेक्टर हो या कॉलिनियर वेक्टर हो, पैरेलल वेक्टर हो या कॉलिनियर वेक्टर हो, वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं किसी एक कांस्टेंट नंबर के थ्रू। तो अगर मैं ये कह दूं कि इफ एनी वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, तो क्या ये पैरेलल या कॉलिनियर है, यस। अगर ए और बी किसी नंबर के थ्रू कनेक्टेड है, वो नंबर चाहे बी के साथ मल्टीप्लाई में हो चाहे ए के साथ मल्टीप्लाई में हो, वो कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर होगी। जरूरी नहीं है बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए लिख देते, लैम्डा इज ए स्केलर नंबर, देयर इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या अब ये पैरेलल है, बिल्कुल, या तो ये पैरेलल है या फिर कॉलिनियर है, ये बात श्योर है। एक इस एग्जांपल से समझते हैं कि हमने लिख दिया 2a इक्वल टू 3b, तो हम a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, 3/2b, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं b इक्वल टू a इक्वल्स टू 3/2b, या फिर b इक्वल्स टू क्या जाएगा 2/3b, b इक्वल्स टू 2/3a, ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है कनेक्टिविटी बना रहा है ए और बी के बीच में। तो इफ ए एंड बी टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड बाय एनी नंबर, देन इट इज डैम श्योर बोथ वेक्टर्स आर कॉलिनियर और पैरेलल। तो ये पूरे बेसिक्स आपके यूज होने वाले हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले प्लीज।
अब हम समझ सकते हैं कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का क्या आपस में कनेक्टिविटी है इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो समझते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब हमें कुछ अच्छे से समझ में आएगा कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। सपोज करो चंगू है, चंगू मंगू दो लोग हैं। एक बंदा इस तरफ किसी एक ब्लॉक पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, पहला क्वेश्चन कि यार ये ब्लॉक इधर रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मंगू अगर इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो हमारा ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। भाई ये अकेला लगा रहा है तो 5 न्यूटन के अकॉर्डिंग इसे इधर जाना चाहिए, और ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ऊपर, तो इसे कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ कि दोनों भाई फोर्स लगा रहे हैं, एक 5 न्यूटन का इधर लगा रहा है और एक 10 न्यूटन का इधर लगा रहा है, दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं। अब समझते हैं कि ये ब्लॉक कहां जाएगा। चंगू एक्सपेक्ट करेगा कि ये मेरा ब्लॉक यहां पहुंच जाना चाहिए, भाई ये इसकी एक्सपेक्टेशन है ना, क्योंकि ये तो अपना फोर्स लगा रहा है। और जो मंगू 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो सोचेगा कि ये ब्लॉक यहां होना चाहिए, लेकिन इसके फोर्स की वजह से ये आगे गया और फिर इसके फोर्स का इंपैक्ट कहां पड़ा, यहां पड़ा, तो ये पॉइंट इधर आ गया। तो अब सोचो ये 2 डायमेंशनल हो गया, मतलब ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। आगे किसकी वजह से जा रहा है, इसकी वजह से, 5 न्यूटन की वजह से क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। और ये ऊपर जो जा रहा है इस तरह से, फिर जब यहां पहुंचेंगे फिर चंगू कहेगा अब मुझे यहां पहुंचना है, लेकिन मंगू कहेगा मैं यहां पहुंच रहा हूं, लेकिन जितना मुझे इसके अकॉर्डिंग पहुंचना है उतना नहीं पहुंचना, क्योंकि मेरे काम को ये इफेक्ट डाल रहा है। तो अब मेरी अगली पोजीशन क्या आ जाएगी। तो इस तरह से हम इन सारे पॉइंट्स को जब मिलाते जाएंगे तो ये पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब दोनों का इफेक्ट, दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अब समझना यह है कि ये जो ऊपर ले जाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये 10 न्यूटन वाला। 10 न्यूटन वाला 2 काम कर रहा है, कौन कौन सा, मंगू भाई। ये 2 कौन कौन से काम कर रहे हैं आपको अच्छे से समझना है। एक तो ये ऊपर ले जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है, ऊपर ले जाने का काम कर रहा है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन, ऑल्सो डायरेक्शन, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू चंगू के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो चंगू के रेस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, ऊपर भी ले जा रहा है और साथ में इसको गोल गोल घुमाने का काम कर दिया ना, ऊपर लेके चला गया। तो ये कंपोनेंट 2 काम कर रहा है, एक ऊपर ले जा रहा है और ऊपर ले जाते समय इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल भी रोटेट कर रहा है। लेकिन ये जो चंगू है ये तो भाई ब्लॉक को सिर्फ आगे आगे ले जाने का काम कर रहा है, डायरेक्शन कहां प्रोवाइड कर रहा, कहीं डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, नहीं। ये चंगू जो है, जो 5 न्यूटन वाला है, ये सिर्फ क्या काम कर रहा है, ओनली फॉरवर्ड ले जाने का काम कर रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड ले जाने का, बट वो डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहा है, भले वो कैसे भी करे, पर वो तो भाई ऊपर भी ले जाने का और एक एंगल देने का काम भी कर रहा है। तो इस तरह से डायरेक्शन देने का काम ये कर रहा है। तो जो डायरेक्शन देने का काम करेगा साथ में ऊपर ले जाएगा, तो 2 काम करेगा ना, एक तो ये मैग्नीट्यूड दे रहा, दूसरा डायरेक्शन दे रहा। तो इसलिए दिस कंपोनेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर क्वांटिटी, और दिस कंपोनेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इट इज जस्ट ट्राइंग टू कीप दिस ब्लॉक फॉरवर्ड, तो इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन। तो इसलिए ये कंपोनेंट सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करेगा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड दे सकता है, डायरेक्शन नहीं दे सकता। यहीं से चीजों की शुरुआत होती है। अब हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है। कंपोनेंट करना हम सीख चुके हैं। अब देखो बी के 2 इफेक्ट हैं, एक अपवर्ड भी ले जाना है इसको और दूसरा डायरेक्शन भी प्रोवाइड करना है। तो अगर हम ये एंगल थीटा ले लें और इसके बी के कंपोनेंट कर दें, अब बी के कंपोनेंट देखो, ये वेक्टर बी है,
इसके दो कंपोनेंट रजिया गुंडों में फंस गई, हमने आपको बताई था, ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अब अगर ये बी साइन थीटा है तो भाई साहब जो भी तो बी साइन थीटा हुए, खाए नहीं आई समझ में, तो दैट इज व्हाट this is b cos theta and b sin theta, so the parallel component will also be b sin theta, so that's why the component of this b is also b sin theta and this component is b cos theta। अब हम समझते हैं ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जो एक डायरेक्शन में है वो उसको डायरेक्शन देने का काम तो करेंगे नहीं ना, फॉरवर्ड ले जाने का काम करेंगे, तो इनके प्रोडक्ट को जो कि डायरेक्शन नहीं दे रहे उसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अगर हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये दो चीज काम कर रहा है, अपवर्ड लिफ्ट एज वेल एज प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन, रोटेट कर रहा है उसको, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट जो देगा वो क्या देगा हमें, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट एक्चुअली, तो प्रोडक्ट के हमने साइन डॉट और क्रॉस लिए, कुछ अजीब नहीं है, दोनों ही मल्टीप्लाई है, लेकिन एक मल्टीप्लाई का काम है कि भाई आगे ले जाओ और एक मल्टीप्लाई का काम है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करो। तो अब हम कह सकते हैं इफ ए डॉट बी, तो ये डॉट सिंबल क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया ताकि सिर्फ ये बता सके कि इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग ए मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल बोथ वेक्टर्स विच आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन वाले डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये आएगा ए बी कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। चूंकि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और बिना कुछ लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख नहीं तो है, लिख लो, बाद में जा रहा हूं। सो दैट्स व्हाई वी गॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब हम एक रिजल्ट की तरफ बढ़ चले हैं कि डॉट प्रोडक्ट आया क्यों और इन्हीं का प्रोडक्ट क्यों आया। अगर हम इनका प्रोडक्ट कर देते ए और बी और वर्टिकल कंपोनेंट इसका, तो डायरेक्शन भी हमें ऐड करनी चाहिए थी, तो हमारा आता मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। लेकिन यहां समझो मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, बी मॉड ये भी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा ये भी मैग्नीट्यूड, तो ये तो समझ में आता है कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, तो आउटपुट इज मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम ए बी साइन थीटा करें तो ये भी तो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर क्यों कहे, जबकि इसका काम तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड करना है। तो फिर हमें इसमें कुछ डायरेक्शन देनी पड़ेगी जो कि हम वेक्टर प्रोडक्ट में सीखेंगे। तो ये डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, इसको आपको बताया था कि कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसे वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तुरंत हम किसी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम चाहे तो आई कैप का मल्टीप्लाई कर दें, हम चाहे तो ए कैप का मल्टीप्लाई कर दें, हम चाहे तो एन कैप का मल्टीप्लाई करेंगे। जिस भी कैप का मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी ही डायरेक्शन को यूज करेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है अभी तक, तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, एन कैप का मल्टीप्लाई कर दिया। तो एन कैप का मल्टीप्लाई करने से ये स्केलर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गई, वेक्टर क्वांटिटी में। इसीलिए प्रोडक्ट का साइन चेंज करके हमें कौन सा लगाना पड़ा, क्रॉस का साइन लगाना पड़ा, ठीक है ना। क्रॉस का साइन लगाने से क्या हो गया, हमें दोनों चीजें क्लियर हो गई कि भाई ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रोवाइडर दोनों है। और अभी बात चल रही है सिर्फ स्केलर की प्रोडक्ट की, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, और कैसे उसे मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों में ही अप्लाई करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। स्केलर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन तो पता चल गया, अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमने अभी अभी बताया था आपको, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या आ गया हमारा बी कॉस थीटा और ये आ गया बी साइन थीटा।
अब आपको क्या समझना है, ये जो कंपोनेंट बी कॉस थीटा आपने लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? तो कंपोनेंट बी कॉस थीटा को बोलेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ध्यान रखना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए पर प्रोजेक्शन, ये इसकी शैडो, जो अलोंग द डायरेक्शन है वो शैडो है, तो अलोंग द डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इट मींस आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है बी कॉस थीटा फाइंड करके दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? ए डॉट बी अपॉन ए, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। बी कॉस थीटा आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ गया, क्या दिक्कत है? अब हम देखें ए डॉट बी इज ए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ये एक मैग्नीट्यूड है। ए अपॉन ए आपने मॉड का डिवाइड किया तो ये भी एक मैग्नीट्यूड है, तो ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड आया, यानी कि ये ओवरऑल एक स्केलर क्वांटिटी आई हमारी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि फाइंड, देखो क्वेश्चन में अंतर समझना, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। देखो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका मतलब बी कॉस थीटा फाइंड करना था। अब कह रहे फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वन, तो वेक्टर कंपोनेंट का मतलब कुछ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि 3 एक स्केलर क्वांटिटी है भैया, वेक्टर में कन्वर्ट करो, क्या करो? ए कैप का मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर वेक्टर बदल जाएगा। तो बी कॉस थीटा हमने फाइंड किया, ये स्केलर क्वांटिटी है, बस इतना ही तो कह रहे कि वेक्टर में बदलो, तो हम वेक्टर में बदल देंगे। तो हम ये देखेंगे हमने प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में लिया था इसका, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। तो क्यों ना हम ए को ही अपना रेफरेंस फ्रेम बना लें, हम आईजे के थोड़ी अपना रेफरेंस फ्रेम रख रहे हैं, हम रेफरेंस फ्रेम इस वेक्टर को रख रहे हैं ना, अलोंग द ए। तो हम क्या कहेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड बी कॉस थीटा इनटू ए कैप। ये हुआ वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर क्वांटिटी थी बी कॉस थीटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए ले लिया, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, वो कंपोनेंट हमारा वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब बी कॉस थीटा इंटू ए कैप अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए ब्रैकेट एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। सिंपल, वेक्टर कंपोनेंट कन्वर्ट हो गया। और इसको सुंदरीकरण करना चाहें तो सुंदरीकरण भी कर दो भाई, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठोक दो यहां पर मॉड वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ए डॉट बी ब्रैकेट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। 12th में बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सेम यही चीज क्या यहां लागू नहीं होती है? अगर मैं ए और बी को ऐसे ले लूं और कहूं कि बताओ ए का प्रोजेक्शन, ए का बी पर प्रोजेक्शन, तो और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या जाएगा बोलो, ए कॉस थीटा। अब देखो ए की शैडो बी पे बन रही है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए हो गया ऑन बी। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो दैट इज दे आर सेइंग फाइंड ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा देखो निकालना है हमको, तो फॉर्मूला तो वही इस्तेमाल करना है ना, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। चाहो तो आप इसे ए बी कॉस थीटा लिखो, बात तो वही है क्योंकि वेक्टर ए का मॉड और ए एक ही बात होती है, मैग्नीट्यूड होता है। तो हमें ए कॉस थीटा फाइंड करना है, तो हम ए कॉस थीटा को यहीं छोड़ दें और इसको नीचे टपका दें, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, नीचे टपक गया तो आ गया प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन किस पे आ गया, बी पे। फिर वही बात यहां लगाएंगे कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी,
यानी कि अब ए का बी पर जो प्रोजेक्शन है उसका वेक्टर कंपोनेंट, अभी बताया ना कि किसी स्केलर क्वांटिटी में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और किसके अलोंग लेना है आपको, along द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। स्केलर क्वांटिटी को किस में बदल दिया, वेक्टर क्वांटिटी में। रेफरेंस फ्रेम किसको रखा, वेक्टर बी को अपना बेस बनाया हमने, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, बोलो, ए कॉस थीटा इंटू, हाँ ठीक है, ये तो लिख दिया ना। ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहां पर ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर बी। खोल दो इसको, यूनिट वेक्टर बी की डेफिनेशन लगा दो, क्या आ जाएगी हमारी, बताओ, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। और सुंदरीकरण कर दो इसका, ए डॉट बी इंटू वेक्टर बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो याद रखना है, ये ब्रैकेट है, ये सिंपल ब्रैकेट है, सिंपल मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 2 की तरह। ये भी प्रोडक्ट है पर डॉट वॉट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाए 2 3 4, 2 इंटू 3 ऐसे इस टाइप का है। तो ये एक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बोर्ड में 12th में जरूर बनता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसके दम पे हम ये पूरा का पूरा चैप्टर लगाने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज में पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट हम चीजें क्या समझते हैं, ए डॉट बी क्या होता है हमारा, बोलो, ए बी कॉस थीटा। अगर मैं कहूं बी डॉट ए तो आप क्या बोलोगे, बी ए कॉस थीटा। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, तो ये इसका यानी 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई है, ये भी 3 नंबर का मल्टीप्लाई है, आगे पीछे लिख दिया, आंसर सेम आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए, मतलब इट इज फॉलोइंग कॉम्यूटेटिव लॉ, इट इज फॉलोइंग कॉम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, ए डॉट बी प्लस सी, ये डॉट है, सिंपल मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डॉट सी। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर हम ऐसे लिख देते ए प्लस बी डॉट सी, तो हम इसको क्या लिखते, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, पीछे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ए डॉट ए, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है आप दो सिमिलर वेक्टर्स ले रहे हो जिनके बीच का एंगल कितना ले रहे हो आप, 0 डिग्री, यानी कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट थीटा कितना ले रहे हो, 0 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए की जगह मॉड ए, बी की जगह भी मॉड ए, क्योंकि हमने बी को ए से रिप्लेस कर रखा है, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 0 की ये मॉड ए स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हम ये क्या निकाल पाए, ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। बहुत काम की प्रॉपर्टी है ये, आगे सब जगह चैप्टर में यही लगने वाली है, कायदे से समझो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं ये कहूं कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कैसे प्रूव करें परपेंडिकुलर है, भाई तो थीटा कितना लेना है हमको, 90 लेना है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बताओ a डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी cos 90 0, तो a डॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि जब कभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है या किन्हीं दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है, तो a डॉट बी का प्रोडक्ट कितना कर दो, 0। अगर वो 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो क्यों ना फायदा उठाया जाए इस प्रॉपर्टी का आई जे और के केस में। सपोज करो स्टैंडर्ड फ्रेम हमारा आई जे और के है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो हम क्या देख पा रहे हैं, बोलो, आई डॉट जे। अब सोचो इनके बीच का एंगल कितना होता है, आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90, तो आई डॉट जे कितना होगा, 0।
जे डॉट के कितना होगा 0, के डॉट आई कितना होगा 0, तो किन्हीं भी दो अपोजिट का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको 0। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इस पर बेस्ड है। ए डॉट ए हमारा क्या था मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अगर मैं कहूं आई डॉट आई, तो आई डॉट आई मतलब दो आई वेक्टर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो ये क्या आएगा मॉड ऑफ आई का स्क्वायर। आपको पता है ना कि आई कैप का मॉड कितना होता है 1। मैग्नीट्यूड की बात चल रही, तो मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का 1 ही होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1। सिमिलरली जे डॉट जे और के डॉट के, तो हम कह सकते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 1। इसी प्रॉपर्टी का तो इस्तेमाल किया थर्ड वाली का। अब हम समझते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी को देखो कैसे समझेंगे। ए डॉट सॉरी ए प्लस बी का मॉड और उसका स्क्वायर। अब भी देखो हम थर्ड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, बीच में प्लस या माइनस कोई साइन बना रहा है, अगर भी प्लस लिया है हमने, मॉड का स्क्वायर। तो देखो मॉड ए का स्क्वायर क्या कहता है ए डॉट ए, तो क्यों ना हम इसमें क्या लगा दें ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़ी है कि सिंपल मल्टीप्लाई की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट को, तो यहां भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये क्या आएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। अब देखो ए डॉट ए क्या आ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये बी डॉट ए है, इसको हम ए डॉट बी ले सकते हैं प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं ए डॉट बी प्लस इसको भी क्या लिख दे रहा हूं ए डॉट बी प्लस ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, आप चाहो तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी ये भी लिख सकते हो कि मॉड ए को हम ए लिख देते। बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला ये हमें। कैसे अच्छा कह रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है जैसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया हो। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। लेकिन यहां पर ए बी नहीं है, ए डॉट बी है, जहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की डेफिनेशन लगाई, जहां थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। हम एथ प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी की तरह लगाएंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। सिमिलर मेथड से होल स्क्वायर की तरह इसको खोल दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, तो जब हमें प्रॉपर्टी याद होगी तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करें ना। टाइम थोड़ी वेस्ट करना है, समझते समय समझना है, लगाते समय नहीं। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसका क्या करोगे भाई बिल्कुल जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलते हो, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। ये जो चीज आई ना, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड मॉड ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर को किस तरह से हमें रिजॉल्व करना है। अब अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा 1 बी सी कॉस थीटा 2 सी ए कॉस थीटा 3। थीटा 1 ए और बी के बीच का एंगल, थीटा 2 बी और सी के बीच का एंगल और थीटा 3 इनके बीच का एंगल। अगर जरूरत हो क्वेश्चन में करने की तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमें यूज करना है, कैसे हमें लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका लीजिए एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराएंगे अभी कुछ क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देन टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट प्लीज। अब कुछ डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को समझते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर गिवन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और एक वेक्टर b गिवन है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। सबसे पहले हमें a डॉट b फाइंड करना है।
कैसे फाइंड करेंगे देखो, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होता है बस बीच में डॉट ठोकते चले जाएंगे। तो इनके बीच में लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, बोलो, a1 a2 i डॉट i प्लस, अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो, b1 a2 j डॉट i प्लस इसके साथ इसका करो c1 a2 k डॉट i प्लस, अब इसका इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करो a1 b2 i डॉट j प्लस b1 b2 j डॉट j प्लस c1 b2 k डॉट j प्लस, अब इसका इसके साथ करो a1 c2 i डॉट k प्लस b1 c2 j डॉट k प्लस c1 c2 k डॉट k। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई j डॉट i डॉट j k डॉट i k डॉट j ये सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये सारे टर्म आपके क्या हो गए, बोलो जीरो, क्योंकि j डॉट i जीरो, k डॉट i जीरो, ये आपका i डॉट j ये भी जीरो हो गया। हाँ ये नहीं होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो नहीं होगा। तो हम i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k को क्या लिखते हैं, 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस, यहां पर ये बच गया हमारा क्या आ जाएगा, b1 b2 प्लस c1 c2। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में इतना रायता नहीं फैलाना है, ठीक है ना। एग्जाम में हम सिंपल तरीके से रहेंगे, i से i का, j से j का और k से k का डॉट प्रोडक्ट कर दो, सिंपली जल्दी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने आपके सामने एक, चलो अभी बताते हैं एग्जांपल। अब हम कह रहे हैं मॉड ऑफ ए निकालो, तो मॉड ऑफ ए देखो क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। मॉड ऑफ बी निकालो, मैग्नीट्यूड बताया था ना पोजीशन वेक्टर के टाइम पे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके रूट ले लो। तो ये क्या आएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फिर आप डेफिनेशन यूज कर लो, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये क्या जाएगा ए बी कॉस थीटा, या फिर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और फिर इसको हम यहां पर वैल्यू रखें, हम चाहें तो दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, जल्दी दिमाग में घुसेगा। सपोज करो एक वेक्टर ले लिया हमने 2 3 -1, क्या मतलब होता है इसका, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। एक दूसरा वेक्टर ले लिया कुछ -1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हमने आपसे बोला a डॉट बी फाइंड करो, तुम फटाफट ऐसा कुछ नहीं करने वाले, सीधा सिर्फ नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे i और i के। तो क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, कितना हो जाएगा, -2 प्लस 6 -3 -5 प्लस 6 कितना आ गया, 1। हमारा आ गया a डॉट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने बोला मॉड ऑफ ए निकालो, तो मॉड ऑफ ए क्या आएगा, बोलो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना आएगा, 9 10 14 अंडर रूट 14। हमने कहा बी का मॉड निकालो, बी का मॉड क्या आएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 10 फॉर अंडर रूट 14। अब हमने बोला कि बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए डॉट बी कितना आ गया हमारा, 1, ये आ गया अंडर रूट 14, ये आ गया अंडर रूट 14, ये cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 14 कितना हो जाएगा, 14, थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 1 बाई 14। सुपर एंड सिंप्लीफाइड मेथड, ज्यादा भेजा मारनी नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो बेस है, हर जगह आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम एग्जांपल्स में सीखते हैं। अब तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। तो पार्ट 1 में हमने फुल बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू से लेकर आखिरी तक समझा कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का कैसे हमें
कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अब जरूरत बचती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। तो हम पार्ट 2 में फुल्ली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। तो इसीलिए आप मेरा वीडियो जरूर वॉच करते रहिए और डे टू डे आपको अपडेट मिलता रहेगा। एक एक क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएंगे। आगे चल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हम पूरे डिस्कशन करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।